नमस्ते दोस्तों। आइए अब हम एन्सेम्बलिंग मेथड्स के बारे में समझेंगे। तो एन्सेम्बल लर्निंग किसे कहते हैं? तो इस मॉड्यूल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम एन्सेम्बल लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम ये समझेंगे कि सिंगल क्लासिफायर के इश्यूज़ क्या हैं, जिसके कारण हम एन्सेम्बल लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। और फिर उसके बाद हम उसके कुछ टाइप्स जैसे हेटेरोजेनस या होमोजेनस मेथड्स के बारे में बात करेंगे, कंबाइनिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे और साथ में एन्सेम्बल प्रूनिंग की भी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें एन्सेम्बल लर्निंग चाहिए क्यों? तो मोटिवेशन क्या है? तो सपोज़ करिए कि हम एक एमनेस्ट के डेटा सेट पे हम डिजिट क्लासिफिकेशन का टास्क कर रहे हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने 3 मॉडल बनाए हैं। एक है हमारा मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3। अब सपोज़ करते हैं कि कोई डिजिट आया और जब हमने मॉडल 1 से इन्फरेंस लिया तो शायद हो सकता है हमने यही क्लासिफ़ायर बनाया था। जब हमने इस क्लासिफ़ायर से इन्फरेंस लिया तो इसने कहा मॉडल 9 है और उसका कॉन्फिडेंस कितना है, जितना आप ये ग्रीन पोर्शन देख पा रहे हैं। तो टोटल ये अगर 100% है तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि ये रफ़ली हमारा 25% हो। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो 25% कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि ये डिजिट 9 है। अब हम मॉडल 2 को देखते हैं, तो मॉडल तो काफ़ी सारे कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि ये डिजिट 6 है। और अगर मॉडल 3 देखें तो वो तो शायद लेस देन 20% कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि ये डिजिट 8 है। तो कोई मॉडल कह रहा है डिजिट 9 है, कोई कह रहा है डिजिट 6 है और कोई कह रहा है डिजिट 8 है। अब इनमें ये मॉडल्स क्या हैं? हो सकता है कि 3 स्टूडेंट्स थे और तीनों ने ही अलग-अलग क्लासिफायर ट्रेन किए हैं। जब तीनों से इन्फरेंस निकाली तो किसी का क्लासिफायर कुछ इन्फरेंस दे रहा है, किसी का कुछ और किसी का कुछ। तो अब ये कैसे जानें कि एक्चुअली इसका इन्फरेंस करेक्ट इन्फरेंस क्या है और हम कैसे डिसीजन लें? तो हम ये कहते हैं कि क्या हो अगर ऐसा हो कि हमारे पास बहुत सारे क्लासिफायर्स हों और हम उन सभी के डिसीजंस को कंबाइन करें और फिर देखें किसी तरीके से कि क्या अब हम एक रोबस्ट डिसीजन या बहुत ही अच्छा सा डिसीजन दे पा रहे हैं अपने टेस्ट डेटा पे। तो हम ये कहते हैं कि चलो लेट अस कंबाइन मल्टीपल लर्नर्स, हम मल्टीपल डिफरेंट मॉडल्स या मल्टीपल लर्नर्स को हम कंबाइन कर दें और किसी तरह उनके उनकी उनका जो कॉम्बिनेशन, उनका जो रिज़ल्ट है, उसका हम पोलिंग कर दें और फिर एन्सेम्बलिंग करके उनके डिसीजन की, फिर हम अपने मॉडल पर डिसीजन लें, तो हो सकता है कि हम करेक्ट डिसीजन पे पहुँचेंगे। तो जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास ये 3 डिफरेंट मॉडल थे और तीनों डिफरेंट कॉन्फिडेंस के साथ हमें बता रहे थे कि ये कौन-सा डिजिट है और हम पोलिंग करें और पोलिंग करने के बाद हम ये कहें कि हमने मल्टीपल लर्नर से डिसीजन लिया, जिस लर्नर ने मैक्सिमम कॉन्फिडेंस के साथ हमें बताया कि ये कौन-सा डिजिट है, हम उसका डिसीजन को रख लेंगे। तो हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में हम कहें कि ये डिजिट 6 है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है एन्सेम्बल लर्निंग का, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लर्नर्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लर्नर 1 टू लर्नर एन। इनको हम कह सकते हैं कि ये बेस मॉडल्स हैं, डिफरेंट क्लासिफायर्स हो सकते हैं, डिफरेंट रिग्रेशन मॉडल्स हो सकते हैं अगर टास्क हमारा रिग्रेशन का है। पर ये हमारे पास बहुत सारे लर्नर्स हैं या बहुत सारे बेस मॉडल्स हैं। और अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सबके डिसीजंस को किसी तरह हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएँगे कि हम मल्टीपल लर्नर्स को कंबाइन कर सकें और उसके बाद उससे डिसीजन ले सकें। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बजाय एक इंडिविजुअल की ओपिनियन की बजाय या इंडिविजुअल के डिसीजन की बजाय एक कमेटी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उन सबके कलेक्टिव एफर्ट्स से या उनकी कलेक्टिव विज़डम के बाद हम एक डिसीजन ले रहे हैं, तो हम इसे कमिटी बेस्ड लर्निंग भी कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस। मतलब अगर बहुत सारी थियरीज़ हैं जो कि हमारे डेटा के लिए को ऐसा लगता है कि डेटा से कंसिस्टेंट है, हम सारों को ही रख लेते हैं और फिर किसी तरह उनसे कलेक्टिव डिसीजन बनाते हैं।
इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो रोबस्ट मॉडल बनेगा, फिर वो डेटा कॉम्प्लेक्सिटी को पकड़ पाएगा। हो सकता है कि एक लर्नर ने डेटा में कुछ सीखा हो, दूसरे लर्नर ने कुछ सीखा हो, लेकिन जब हम कलेक्टिव विजडम उन सब की ऐड करें तो हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छे से डिसीजन ले पाए। तो अब हम और थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि सिंगल क्लासिफायर के इश्यूज़ हम टेक्निकली किस तरह फ्रेम कर सकते हैं। तो ये एक पेपर है जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं ऑफ 2000 डेटरेज का, जिसको आप देख सकते हैं, जिसका फुल रेफ़रेंस यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद है। तब इसमें जो आइडेंटिफाई किया गया कि ट्रेडिशनल लर्निंग अप्रोच जो कि एक सिंगल क्लासिफायर या सिंगल मॉडल की है, उसमें 3 तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। पहला है स्टैटिस्टिकल, दूसरा है कंप्यूटेशनल और तीसरा है रिप्रेजेंटेशनल। अब हम एक-एक को समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो पहले तो ये सिनेरियो क्या है? तो अगर हम स्टैटिस्टिकल कहेंगे तो हम कहेंगे कि ऐसा है कि शायद हमारा हाइपोथेसिस स्पेस जो है वो काफ़ी बड़ा है फॉर द लिमिटेड ट्रेनिंग डेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तो ट्रेनिंग डेटा बहुत थोड़ा आया, लेकिन और वो जो ट्रेनिंग डेटा था उससे जो हमने हाइपोथेसिस बनाई, उसने हमारे जो हाइपोथेसिस बनाई वो हमारे उसके लिए लिमिटेड ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा हाइपोथेसिस स्पेस था। तो आप नीचे ये डायग्राम देख पा रहे हैं। तो हमारा टोटल हाइपोथेसिस स्पेस तो ये बड़ा वाला है, लेकिन हमने जो बनाई, जो हमने डेटा देखा, उससे जो हमने हाइपोथेसिस बनाई वो ये H1, H2, H3, H4 कुछ इस तरीके से बनाई। तो अब इसमें इश्यूज़ क्या होंगे? इश्यूज़ ये होंगे कि बहुत सारी डिफरेंट जो हमारी हाइपोथेसिस होंगी, वो हो सकता है सिमिलर परफॉर्मेंस हमारे ट्रेनिंग डेटा पे दिखाने लगें। पहला इशू ये है। और दूसरा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हो सकता है हम इनमें से किसी भी एक हाइपोथेसिस को चूज़ कर लें, तो जब हमारा फ्यूचर में टेस्ट डेटा आए उस पे वो अच्छा परफॉर्म ना करे। तो एक हमने एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया, लेट अस सी। सपोज़ करिए कि हमारे पास टास्क था कि हमें नींबू और मौसम्मी, ऑरेंज, लेमन्स और ऑरेंज के बीच में डिफरेंशिएट करते हुए क्लासिफायर बनाना था, लेकिन हमारे पास ट्रेनिंग डेटा तो था थोड़ा। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास लेमन्स बहुत छोटे-छोटे आए और जितने भी हमारे पास मौसम्मियाँ थीं वो सारी ऑरेंज कलर की थीं। तो हमने एक हाइपोथेसिस हो सकती है, हमने कहा कि जितने भी नींबू हैं उनका डायामीटर जो है ऑफ अराउंड 1.5 इंचेस है या उससे कम है। और क्योंकि ऑरेंज शायद बड़ा है। और दूसरी हाइपोथेसिस हमने बनाई कि भाई जितने भी ऑरेंजेस होते हैं या जितनी भी मौसमियाँ होती हैं वो हमेशा ऑरेंज कलर की ही होती हैं, संतरी ही होती हैं। तो अब क्या सिनेरियो होगा, लेकिन क्योंकि डेटा तो हमारे पास लिमिटेड था और हमने कई बार देखा है, कई बार नींबू थोड़ा बड़ा साइज़ का भी होता है और कई बार जो हमारी मौसमी होती है अगर वो बड़ी पकी ना हो तो हो सकता है ग्रीनिश कलर की भी हो। तो इसका मतलब ये है कि जब फ्यूचर में अगर इनमें से हम कोई भी हाइपोथेसिस ले लेते हैं, तो जब फ्यूचर में हमारा ज़्यादा डेटा आएगा तो हम पाएंगे कि हमारे उस फ्यूचर के डेटा पे अगर हरी मौसमी आ गई टेस्ट डेटा में तो हो सकता है वो फेल करने लगे, या नींबू थोड़ा सा बड़ा आ गया तो हो सकता है उसे कहने लगे कि ये तो मौसमी है। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि ये थोड़े से इश्यूज़ इसमें हो जाएंगे। अब दूसरा क्या है सिनेरियो, कॉम्प्यूटेशनल, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई अब क्या है कि हो सकता है मेरी एल्गोरिथम लोकल मिनिमा में फंस जा रही हो। तो इसको दोबारा हम इस डायग्राम से समझते हैं। इसको हम कहते हैं कॉम्प्यूटेशनल चैलेंज है। तो अब इसमें क्या है कि हमारी एक्चुअल जो है ट्रू फंक्शन जो है वो तो ये रेड कलर का है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी ट्रू फंक्शन हमारा ये था। और अब क्या है कि हम डिफरेंट जगह से इनिशियलाइज होके चले और हमारी हाइपोथेसिस डिफरेंट जगह पे जाके रुक रही है। तो हो सकता है एल्गोरिथम किसी लोकल मिनिमा पे रुक जाए। अगर लोकल मिनिमा पे रुक जाएगी तो क्या होगा, अगर हमारे पास डेटा काफ़ी सारा है भी, ट्रेनिंग का डेटा बहुत सारा है भी, तब भी ऐसा हो सकता है कि हम लोकल मिनिमा पे रुके, इसलिए हमारी टेस्ट पे अच्छी इन्फ्रेंस ना आए। तो हम दोबारा वही कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन लेमन्स एंड ऑरेंजेस। हो सकता है हमने कहा कि सारे ही नींबू तो येलो कलर के हैं और सारे ही जो मौसमियाँ हैं वो ऑरेंज कलर की हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लेमन्स आ जाएं जो ग्रीन कलर के आ जाएं।
तो ये भी सिनेरियो हो सकता है फेल हो जाए, क्योंकि हम वहीं पे जाके रुक रहे हैं। ऑल लेमन्स आर येलो इन कलर, हम उसी पे जाके रुक गए, या ऑरेंज इन कलर उस पे जाके रुक गए, लेकिन हो सकता है फिर ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि हम किसी लोकल मिनिमा पे रुके। और तीसरा हो सकता है रिप्रेजेंटेशनल। अब रिप्रेजेंटेशनल क्या है कि ट्रू अननोन हाइपोथेसिस माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी हाइपोथेसिस इन द नोन हाइपोथेसिस स्पेस। तो आपने जो अपना रिप्रेजेंटेशनल हाइपोथेसिस स्पेस बनाया, जितनी भी हाइपोथेसिस डिफाइन करी, एक्चुअली वो कोई भी एक्चुअल हाइपोथेसिस को करेक्टली कैप्चर नहीं कर रही है। तो ये देख रहे हैं कि अब हमारा जो ट्रू है वो हमारे रिप्रेजेंटेशनल स्पेस से ही बाहर चला गया है, जबकि हम हाइपोथेसिस या तो H1, H2, H3 ले रहे हैं। तो अब हमने जैसे एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन लेमन्स एंड ऑरेंजेस। अब हमने हाइपोथेसिस बनाई ऑल लेमन्स आर सावर, खट्टे हैं सारे ही नींबू, और सारे ही जितने भी संतरे हैं वो सारे ही स्वीट हैं। तो एक्चुअली वो तो दोनों ही सिनेरियो करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ मौसमियाँ भी खट्टी हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने एग्जैक्टली उसको कैप्चर ही नहीं किया। तो अब आगे समझते हैं। तो स्टैटिस्टिकल के कॉन्सिक्वेंस या उसके इश्यूज क्या हैं? सेवरल डिफरेंट हाइपोथेसिस शो सिमिलर परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेनिंग डेटा। सभी सिमिलर सी परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन चूज़ करें अगर हम उनमें से एक भी को भी चूज़ कर लें कि फाइनली कह दें यही हमारी करेक्ट है और इसके ऊपर जो क्लासीफायर बना है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो हो सकता है कि फ्यूचर के डेटा पे वो फेल हो जाए। अब इसकी कोरोलरी क्या है? इस केस में जो लर्निंग एल्गोरिथम है वो सफ़र करेगी विद हाई वेरिएंस। तो हमने एक ही क्लासीफायर बनाया, उस क्लासीफायर के लिए जो हमने हाइपोथेसिस चूज़ करी वो हो सकता है कि वो अप्रोप्रिएटली डेटा को कैप्चर नहीं कर रही है, क्योंकि डेटा हमारा थोड़ा था। अब हो सकता है वो हाई वेरिएंस से सफ़र करे। तो और दूसरा कंप्यूटेशनल में हमने कहा कहीं लोकल मिनिमा पे रुक गया है, तो इसका मतलब हमारे पास डेटा काफ़ी सारा है भी, तब भी क्योंकि हमारी लर्निंग एल्गोरिथम कहीं लोकल मिनिमा पे फंस गई है। इसका मतलब अगेन उसका कोरोलरी क्या होगा? फिर हमारी हाई कंप्यूटेशनल वेरिएंस हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा रिप्रेजेंटेशनल, जो कि हमारी हाइपोथेसिस ने पकड़ा ही नहीं, वो तो हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है हमारे ट्रू फंक्शन का। तो अब क्या होगा? लर्निंग एल्गोरिथम विल सफ़र विद हाई बायस। तो अब इनको डू अवे कैसे करेंगे? हम डू अवे करेंगे एनसेम्बल लर्निंग करके। किस तरीके से? कि हम ये कहेंगे कि व्हाट, अगर हम पहले केस में ईच हाइपोथेसिस वोट्स कैन बी एवरेज, कि हम ढेर सारे क्लासीफायर बना लें एक हाइपोथेसिस के लिए, एक दूसरा क्लासीफायर हो सकता है दूसरी पे काम कर रहा है, तीसरा हो सकता है तीसरी हाइपोथेसिस पे। वो लिमिटेड ट्रेनिंग डेटा पे तो वो सारी हाइपोथेसिस चल रही हैं, लेकिन अगर हम उनकी वोटिंग कर दें या कुछ मेजॉरिटी वोट कर दें या इंसेम्बलिंग कर दें, तो हो सकता है कि वो एक रोबस्ट डिसीजन देना सीख जाए। दूसरे केस में फिर वो लोकल मिनिमा पे फंसा, तो हो सकता है कि एक मॉडल, एक क्लासीफायर लोकल मिनिमा पे कहीं और फंसा, दूसरा कहीं और फंसा, तीसरा कहीं और फंसा। फिर दोबारा अगर एनसैम्बलिंग कर ली तो हो सकता है कि वो पकड़ ले और उसकी कॉम्प्यूटेशनल वेरिएंस जो है वो कम हो जाए। तीसरा क्या है? हाई बायस। उसने तो पकड़ा ही नहीं हमारी हाइपोथेसिस को। तो जैसा कि हम कहते हैं कि हाई बायस में क्या आप करेंगे आप, कि अब अगर हमने मल्टीपल एक्सपर्ट्स को कंबाइन किया और उनसे हमने डिसीजन लेने की कोशिश की, तो हो सकता है इस मॉडल ने न पकड़ा हो लेकिन बाकी मॉडल्स पकड़ लें। तो अब फिर हम अगर कंबाइन करेंगे तो मल्टीपल हाइपोथेसिस फिर आ जाएंगी और फिर हो सकता है कि वो हमारी बायस की भी प्रॉब्लम को भी रिड्यूस कर दे। तो एनसेम्बल लर्निंग के लिए हम ये भी कहते हैं कि भाई हो सकता है कि हम ऐसा सिंगल क्लासीफायर या ऐसी लर्निंग एल्गोरिथम बना ही ना सकें जो कि हमारे सारे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन को कैप्चर कर ले। और ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि रियल वर्ल्ड लाइफ में हमारे पास ट्रेनिंग के लिए डेटा तो लिमिटेड ही होगा जिससे हम ट्रेन करेंगे। फ्यूचर में तो बहुत सारा डेटा आता रहेगा और उसमें बहुत वेरिएशन भी होंगे। तो कई बार हम कहते हैं कि शायद एक सिंगल लर्निंग एल्गोरिथम इसको कर पाने में सक्षम ना हो, तो हम अब एनसेम्बल लर्निंग से उसे अपनी इस प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। दूसरा, हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की मशीन लर्निंग में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव बायस। इंडक्टिव बायस का क्या मतलब है? हमारे पास तो लिमिटेड डेटा होगा। अब हमने लिमिटेड डेटा को देख के जो हमारी एल्गोरिथम ट्रेन हो रही है, इसका मतलब उसने
कुछ इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के बीच में कुछ सेट ऑफ एजम्पशंस बनाई और उन सेट ऑफ एजम्पशंस के बेस पर अब वो हमारे क्या कर रही है कि इंडक्टिव बायस इज यूज्ड टू गाइड द लर्निंग प्रोसेस। कैसे? बाय रिस्ट्रिक्टिंग द स्पेस ऑफ पॉसिबल हाइपोथेसिस, क्योंकि कुछ एजम्पशंस बन गई, लिमिटेड डेटा था, उसके बेस पे कुछ एजम्पशंस बन गई, जैसे कि हमने पीछे देखा कि भाई नींबू तो छोटा ही होगा या नींबू तो खट्टा ही होगा, तो इस तरीके से, या संतरे तो खट्टे ही होंगे, तो कुछ हाइपोथेसिस बन गई। कुछ लर्निंग की एजम्पशंस बनी, लर्निंग के एजम्पशंस के कारण हमारा हाइपोथेसिस का स्पेस लिमिट हो गया। तो अगर वो एजम्पशंस ट्रू नहीं हैं तो इंडक्टिव बायस क्या करेगी? वुड लीड टू एरर्स। तो इसलिए तो आइडिया क्या है कि एक मॉडल शायद सूटेड ना हो, व्हाट अबाउट अगर हम मल्टीपल मॉडल्स को या मल्टीपल लर्नर्स को कंबाइन कर दें। तो कंबाइनिंग सेवरल हाइपोथेसिस reduces the risk of choosing the wrong local minima, या फिर वो हमारे को मॉडल की, एक सिंगल मॉडल की बायस और वेरिएंस, उन दोनों की प्रॉब्लम को ओवरकम करने में मदद करेगा। मल्टीपल लर्नर्स है तो जो हमारा एंसेम्बल लर्निंग के बाद जो हमारा मॉडल बनेगा, ओवरऑल मॉडल, वो बायस और एरर दोनों को हैंडल कर लेगा। तो एंसेम्बल लर्निंग क्या कर सकती है? इट कैन हेल्प रिड्यूस ओवरफिटिंग, उसको घटा देगी, या फिर मोर रिलायबल प्रेडिक्शंस देगी कंपेयर टू अगर हमने एक सिंगल मॉडल लगाए थे, एंड कैन अकाउंट फॉर लेस एरर्स एज कंपेयर टू द सिंगल मॉडल। और क्या करेगी? कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव आउटलायर्स, क्योंकि एक ही सैम्पल है जो कुछ अजूबा सा एक में रिजल्ट दे रहा है, तो हो सकता है उससे हमें पता भी लग जाए कि ये आउटलायर्स हैं, ये नॉइजी पॉइंट्स हैं, तो जिससे हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शंस बनेगी। तो एक तरीके से आइडिया ये है, काफ़ी सारे लर्नर जब मिल जाएंगे तो वो एक सिंगल स्ट्रॉन्ग, अगर वीक लर्नर भी हम बहुत सारे मिला दें तो वो भी कैपेबल होगा एक स्ट्रॉन्ग सिंगल लर्नर को की परफॉर्मेंस को बीट करने में। तो एंसेम्बल लर्निंग को हम कहते हैं कि 2 स्टेप प्रोसेस है, इसमें 2 जगह थोड़ा सा कैच आता है। पहला क्या कि हम किस तरीके से इन लर्नर्स को बनाएं, तो जनरेटिंग डाइवर्स लर्नर्स, तो किस तरीके से डील्स विद जनरेटिंग मल्टीपल लर्नर्स, हमें बेस लर्नर्स बनाने कैसे हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा क्या है जो इशू आएगा कि जब हमने ये डिफरेंट लर्नर्स बना लिए, अब हम इनके मल्टीपल डिसीजंस को कंबाइन कैसे करेंगे, तो हम किस तरीके से उनको मैक्सिमली उनसे बेनिफिट उठा पाएंगे। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं, जनरेटिंग डाइवर्स लर्नर्स। तो जनरेटिंग डाइवर्स लर्नर्स मतलब कि हम चाह रहे हैं कि भाई थोड़े डिफरेंट तरह के लर्नर्स बना लें हम सेम ही ट्रेनिंग डेटा पे, ताकि जब हम उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो हम उससे एक रोबस्ट डिसीजन ले सकें। तो अब इसमें क्या होगा? डिफरेंट तरीके होंगे। पहला हो सकता है कि मैंने लर्निंग एल्गोरिथम ही डिफरेंट चूज़ कर ली। तो हो सकता है कि आपका टास्क क्लासिफिकेशन का था, आपने क्या किया, आपने कहा एक में लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लेते हैं, एक डिसीजन ट्री ले लेते हैं, एक सपोर्ट वेक्टर मशीन ले लेते हैं, न्यूरल नेटवर्क ले लेते हैं। अब चारों के हम किसी तरह, चारों को मैक्सिमली बेस्ट पॉसिबल वे में हम ट्रेन कर लेते हैं और फिर चारों के ही एनसैम्बलिंग करके डिसीजन की और तब हम रिजल्ट निकाल लेंगे। इसको हम कहेंगे कि हमने डिफरेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स की एनसैम्बलिंग कर दी। दूसरा तरीका क्या है कि भाई मेरा बेस मॉडल तो फिक्स्ड है, कि हमने बेस मॉडल कहा कि हम डिसीजन ट्री बना रहे हैं, हम बार बार डिसीजन ट्री बनाएंगे, अलग अलग डिसीजन ट्री, लेकिन अब हमने उनके डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स ले लेंगे। तो हो सकता है मैं नोड पे स्टार्टिंग नोड अलग चूज़ करूं, या एक में मैंने यूनिवेरिएट वेरिएबल ले रखा है, दूसरे में मल्टीवेरिएट ले रखा है, या फिर मैंने उनकी डेप्थ बदल दी। तो डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स के साथ हम उनको बनाएंगे, लेकिन बेस एल्गोरिथम एक ले ली। हो सकता है आपने कहा कि बेस एल्गोरिथम तो मैंने न्यूरल नेटवर्क की ले लिया, हमने 2 ही लेयर लिए हैं, हिडन लेयर्स, लेकिन उन 2 हिडन लेयर्स में एक में अलग मैंने नंबर ऑफ नोड्स लिया, दूसरे में अलग लिया, या फिर हमने उसमें एक्टिवेशन फंक्शन बदल दिए, एक में हमने बीच में सिग्मॉइड ले रखे हैं, दूसरे में हमने बीच में रेलू ले रखा है। तो हमने उनके हाइपर पैरामीटर्स को बदल दिया और फिर डिफरेंट लर्नर्स को कंबाइन कर लिया ट्रेन करके। तीसरा हो सकता है कि डिफरेंट इनपुट मोडालिटीज़ ही हैं, और चौथा हो सकता है कि हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग सेट्स हैं जो हम बैगिंग बूस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे भी।
तो अब हम एंसेम्बल मेथड्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम लर्नर्स की बात करते हैं तो हम होमोजीनस एंसेम्बल की बात कर सकते हैं या हेट्रोजीनस एंसेम्बल की। होमोजीनस का मतलब ये है कि बेस एल्गोरिथम सेम है, हम उसी पे बार बार उसके डिफरेंट तरीके से ट्रेन करके हम उसके एंसेम्बल बना रहे हैं। हेट्रोजीनस एंसेम्बल जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, एक हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन ली, एक न्यूरल नेटवर्क लिया, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया, एक डिसीजन ट्री लिया। तो इसका मतलब हमने डिफरेंट बेस एल्गोरिथम लिया जिन लर्नर्स के को ट्रेन करने के बाद हमने कंबाइन किया। तो अब और क्या मॉडल कॉम्बिनेशन स्कीम हो सकती है? एक हो सकता है मल्टी एक्सपर्ट कॉम्बिनेशन और एक हो सकता है मल्टी स्टेज कॉम्बिनेशन। तो जब हम मल्टी एक्सपर्ट की बात करते हैं कि जैसे मैंने 4 डिफरेंट मॉडल कंबाइन कर दिए, न्यूरल नेटवर्क, एसवीएम, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, तो इसका मतलब ये चारों मॉडल्स अपने आप में फुल फ्लेजेड मॉडल्स थे, अच्छे मॉडल्स थे और हमने उनको किसी तरह और उनको पैरेलली ट्रेन किया और फिर कंबाइन किया। अब बेस लर्नर्स क्या कर रहे हैं? दे आर वर्किंग इन पैरेलल। ये हम बैगिंग के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। मल्टी स्टेज क्या है? अब हम कह रहे हैं कि बेस लर्नर्स आर परफॉर्मिंग इन सीरीज। तो एक तरीके से हम बड़ा सिंपल सा एक वीक लर्नर का मॉडल लिए और उसको उसको बड़े सिंपल तरीके से अप्लाई किया, फिर उसके जहाँ पर एरर गई उन एरर्स को ध्यान से देखा, जिसको नेक्स्ट जो लर्नर है वो भी वीक है लेकिन उसको ज़्यादा अटेंशन उन सैम्पल्स को देनी है जो कि पहले लर्नर ने ठीक से नहीं देखी थी। तो एक तरीके से सारे बेस लर्नर सीरीज़ में काम कर रहे हैं। इसको हम कैस्केडिंग का एग्जाम्पल कह सकते हैं और ये है हमारा बूस्टिंग का एग्जाम्पल जो हम बूस्टिंग में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं, तो अगर हम मल्टी एक्सपर्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें हम कह रहे हैं एक तरीके से मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं। पहले उन्हें मिला रहे हैं और फिर एंड में उनकी हो सकता है वोटिंग ले लें। अब इनको मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स की 2 तरीके हैं, या तो हमारी ग्लोबल अप्रोच हो सकती है जिनमें हम लर्नर्स को फ्यूज़ कर रहे हैं, या लोकल अप्रोच हो सकती है जिसमें हम लर्नर को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब ग्लोबल अप्रोच में क्या है कि आउटपुट सारे लर्नर से हमारा जनरेट हो रहा है और किसी तरह हम उनकी एनसैम्बलिंग, वोटिंग या एवरेजिंग, हो सकता है रिग्रेशन का टास्क है तो एवरेजिंग कर दें, क्लासिफिकेशन का टास्क है तो मेजॉरिटी वोट या वोटिंग कर लें। तो ये तो है हमारी ग्लोबल अप्रोच। लोकल अप्रोच क्या है कि आउटपुट जो जनरेट होगा उनमें कई मॉडल्स हमने देखे, कईयों से आउटपुट जनरेट होगा, लेकिन हो सकता है उनमें से हम कुछ फ्यू का ही जिसमें हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो उनको हम फाइनल डिसीजन मेकिंग में यूज़ करें। तो इसको हम कहते हैं गेटिंग मॉडल, जो हम अभी आगे देखेंगे। जबकि मल्टी स्टेज में सब्सीक्वेंट लर्नर, जो नेक्स्ट लर्नर होगा वो टेस्ट होगा, ज़्यादा उस पर फोकस करेगा जो पिछले लर्नर ने नहीं देख पाया था या जिस पे पिछले लर्नर ने एरर डाली थी। तो अब अगर हम पहला मल्टी एक्सपर्ट की बात करें या मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करें, तो जैसे हमने कहा कि उसमें ग्लोबल अप्रोच है और लोकल अप्रोच है। तो पहले ग्लोबल अप्रोच देखते हैं। तो ग्लोबल अप्रोच में क्या है कि हमने ढेर सारे एक्सपर्ट्स को मिला दिया और फिर उनके रिजल्ट्स की या उनके डिसीजन की हमने सिंपल एवरेजिंग कर ली या वेटेड एवरेजिंग कर ली, जो कि हम यूज़ करेंगे रिग्रेशन के टास्क पर। ठीक, या अगर क्लासिफिकेशन का टास्क है तो हमने कहा कि हम वोटिंग कर लें। अब वोटिंग में भी हम क्या कर सकते हैं? हम वोटिंग में या तो जिस क्लास लेवल को मेजॉरिटी लोगों ने, मेजॉरिटी क्लासिफायर्स ने या मेजॉरिटी एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई ये क्लास 1 को सैंपल बिलोंग करता है, तो हम कह देंगे कि इस टेस्ट सैंपल का लेवल जो है वो क्लास 1 है। तो इसके को हम कहते हैं प्लूरैलिटी। या फिर है वेटेड, कि हम ऐसा करें कि जिस लर्नर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उसके डिसीजन को ज़्यादा वे कर दें और जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी उसको रखें डिसीजन मेकिंग में, लेकिन उसकी डिसीजन को थोड़ी कम वेटेज दे दें। तो इसको हम कहेंगे कि वेटेड करके हम ले सकते हैं। या हम सॉफ्ट वोटिंग कर सकते हैं जिसमें हम कहेंगे कि हर लर्नर से अगर के क्लासेस थी तो के डायमेंशनल वेक्टर जनरेट किया उसने अपनी क्लास प्रोबेबिलिटी का, और उसके बाद अब हम हो सकता है कि अगर मल्टीपल लर्नर्स थे तो मल्टीपल लर्नर्स के ये जो के लॉन्ग वेक्टर्स आए जिसमें कि प्रोबेबिलिटी भरी हुई है हर क्लास की, हम इनका कुछ एवरेजिंग कर लें या फिर कुछ डिसीजन मेकिंग का अपना कुछ रूल बना लें, जिसे हम कहेंगे सॉफ्ट वोटिंग बेस्ड अप्रोच। अब लोकल अप्रोच क्या होती है? लोकल अप्रोच का तो कॉन्सेप्ट सिंपल है,
हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल। अब हम कह रहे हैं कि हमारा टास्क बड़ा हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो, और उस कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो ओवरऑल टास्क है उसके छोटे छोटे सब टास्क भी हो सकते हैं, जिनमें कि कोई एक लर्नर है जो एक सब टास्क में ज़्यादा अच्छा है, कोई दूसरा लर्नर है जो दूसरे सब टास्क में अच्छा है। लेकिन हर लर्नर हो सकता है सारी ही टास्क कर रहा हो, लेकिन किसी एक में पर्टिकुलरली उसकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है। तो अब हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टास्क को हमने एक तरीके से सब टास्क में देख रखे हैं, वेयर ईच एक्सपर्ट स्पेशलाइजेज इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, हर एक्सपर्ट को अभी भी इंडिपेंडेंटली ट्रेन करेंगे ऑन द सबसेट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा के जब हम मल्टीपल एक्सपर्ट्स कंबाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम ट्रेनिंग डेटा के भी हम मल्टीपल सैम्पल्स बना सकते हैं कि कुछ हमने एक को दिखाया, कुछ दूसरे को दिखाया, कुछ तीसरे को दिखाया। तो लेकिन हर एक्सपर्ट इंडिविजुअली ही ट्रेन होगा। लेकिन उसके बाद हम एक गेटिंग नेटवर्क लगाएंगे। गेटिंग नेटवर्क क्या होगा, learns to assign weights to each expert based on the input data to determine their contribution to the final prediction। तो हम गेटिंग लगा रहे हैं और हर एक्सपर्ट्स को डिपेंडिंग ऑन उसकी किस डोमेन में एक्सपर्टीज थी, अपनी एप्लीकेशन डोमेन को समझते हुए उसमें थोड़ी सी गेटिंग लगा के फिर उनके प्रेडिक्शंस या उनके रिजल्ट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद मिक्सिंग फंक्शन आएगा। तो लोकल अप्रोच की भी ट्रेनिंग हम करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं कि पहले तो सब कुछ रैंडम इनिशियलाइज कर दें, या हो सकता है हम प्री ट्रेंड मॉडल्स के वेट्स उठा लें और फिर ट्रेनिंग के समय हम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन जैसी अप्रोच उठा सकते हैं, जिसमें कि हम ऑल्टरनेट करेंगे अपडेटिंग द गेटिंग नेटवर्क एंड ट्रेनिंग द एक्सपर्ट। इन दोनों के बीच में हम ऑल्टरनेट करेंगे ताकि एंड में हम गेटिंग नेटवर्क भी सीख जाएं और एक्सपर्ट्स को भी ट्रेन कर दें। एडवांटेजेस क्या हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, डिफरेंट मॉडल्स को बनाने देता है, और डिफरेंट एक्सपर्ट्स होंगे, जो कुछ नहीं होंगे बल्कि मॉडल्स होंगे, वो अब मिलजुल कर एक कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल कर पाएंगे। एडाप्टेबिलिटी है कि गेटिंग नेटवर्क डायनामिकली सेलेक्ट करेगा कि किस एक्सपर्ट्स को हमें किस इनपुट डेटा के लिए, किस एक्सपर्ट को मुझे अच्छे से समझना है, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके से हम डेटा को देख पा रहे हैं, जिससे कि ओवरऑल रिजल्ट होगा जो कि एक्यूरेसी और रोबस्टनेस को बढ़ा देगा। तो ये आजकल NLP या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। एंसेम्बल प्रूनिंग भी करते हैं। अब स्ट्रेटेजी यहाँ क्या है कि भाई मेनी कुड बी बेटर देन ऑल, मतलब कि अगर मैंने ढेर सारे एक्सपर्ट्स बना लिए, हो सकता है वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स मुझे ना रखने चाहिए हों, बल्कि कुछ ही एक्सपर्ट्स रखें तो बेटर है। तो हम कह रहे हैं हो सकता है some of them or many of them could be better than keeping all of them। तो अब क्या करेंगे कि हमारे पास ट्रेंड इंडिविजुअल लर्नर्स हैं, बजाय इसके कि हम सबको कंबाइन कर दें, हम उनके कुछ सूटेबल सबसेट को उठा लेंगे या उनमें से कुछ को उठा लेंगे जिनसे अब हम काम करेंगे। तो एंसेम्बल प्रूनिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, वेट बेस्ड प्रूनिंग होगी कि जिन मॉडल्स का रिमूव मॉडल्स विद लो वेट्स और लो कंट्रीब्यूशन, जिनका हमें वेट ही हमने जब लर्न किया, वेटेड किया और पाया कि भाई इनका तो वेट ही कम है, उनको हम निकाल देंगे बाहर। या हम ये कहें कि अगर हमने वेट असाइन इस बेस पे किए थे कि जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी उनको उतना ही हायर वेट मिला था, तो इसका मतलब हम रिटेन करेंगे उन मॉडल्स को जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो इस तरीके से हम बाकियों को प्रून आउट कर देंगे। प्रूनिंग का मतलब उनको ड्रॉप कर देंगे, उनको अपने एनसेम्बलिंग के मेथड में रखेंगे ही नहीं। और हो सकती है एरर बेस्ड प्रूनिंग, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इनमें से कौन सा मॉडल है जो बहुत हाई एरर कहीं किसी सिनेरियो पे डाल रहा है, तो उस तरीके के हम मॉडल्स को भी निकाल देंगे, क्योंकि वो हो सकता है सर्टेन स्पेसिफिक सिनेरियो में हमारी परफॉर्मेंस को अंडरमाइन कर दें। या डाइवर्सिटी बेस्ड प्रूनिंग करेंगे। तो अब हम एनालाइज करेंगे मॉडल्स फॉर देयर डाइवर्सिटी एंड रिडंडेंसी ऑफ आउटपुट। हो सकता है दो तरह के मॉडल हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकली ही काम कर रहे हैं, एक तरीके से उन्होंने सेम ही हाइपोथेसिस बना ली है जिसके बेस पे उनकी लर्निंग चल रही है। तो अगर वो दोनों ही एक जैसे हैं और उनमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है, तो फिर उनको उनमें से एक को रखना ही उचित होगा, दूसरे को ड्रॉप कर दें। तो आइडिया एंसेम्बल लर्निंग में ये है कि किसी तरह से ये हमारे डाइवर्स लर्नर्स होने चाहिए, जो हो सकता है या तो हमारा डेटा लिमिटेड था, या हम लोकल मिनिमम फंस गए थे, या हमने हाइपोथेसिस ठीक से बनाई ही नहीं थी, जितने भी कारण रहे,
तो जो हमारी कमियां रह गई हैं, जब मल्टीपल लर्नर्स जो कि डाइवर्स होंगे, जो एक तरीके से स्लाइटली डिफरेंट हाइपोथेसिस को भी देखते होंगे या स्लाइटली डिफरेंट जगह रुकते होंगे ट्रेन होने के बाद, तो उनको कंबाइन करने से हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। इसलिए अगर दो लर्नर्स में डाइवर्सिटी नहीं है, उनमें कोई डिसिमिलैरिटी नहीं है, एक जैसे से काम करें, तो उनमें से हम एक को ही रखेंगे और दूसरे को हम ड्रॉप कर देंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फिर दोबारा वही एडवांटेजेस हैं, मॉडल जनरलाइजेशन होगा, जो ओवरऑल एंसेम्बल आपका मॉडल बनेगा उसमें जनरलाइजेबल कैपेबिलिटी होगी। हो सकता है मॉडल आपकी एप्लीकेशन डोमेन की इंटरप्रिटेबिलिटी को भी बढ़ा दे। और एक तरीके से हम हो सकता है कि हम डिफरेंट थोड़े से सिंपल मॉडल्स को कंबाइन करके भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल बना लेंगे। तो एक तरीके से मॉडल हो सकता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तो कैप्चर कर रहा हो, लेकिन मॉडल अपने आप में जो उसके बेस लर्नर्स हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स ना हो, तो हो सकता है उसकी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट, मेमोरी रिक्वायरमेंट सभी कम हो, एज़ कम्पेयर टू आप कहें कि अब तो मैं बहुत एक ही मॉडल बनाऊंगा और वो डीप लर्निंग आर्किटेक्चर होगा जिसके हम चैलेंजेस को हमें मीट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से और हम रिडंडेंट क्लासिफायर या रिडंडेंट मॉडल्स को भी निकाल देंगे और उन्हीं मॉडल्स को रिटेन करेंगे जो कि बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो इन समरी हमने इसमें एक तरीके से इस मॉड्यूल में हम एंसेम्बल लर्निंग क्यों करते हैं उसके बेस को इस्टेब्लिश किया। हमने उसका मोटिवेशन समझा, हमने ये समझा कि सिंगल क्लासिफायर की बजाय हम एंसेम्बल लर्निंग पे क्यों जाना चाहते हैं और हम उसको किस तरीके से हम उसको प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। मल्टीपल लर्नर्स हेट्रोजेनस बनाएंगे, होमोजेनस बनाएंगे, उनके डिसीजन की भी हम एंसेम्बलिंग करेंगे। प्रूनिंग कैसे करेंगे हम, या सारे रखेंगे या कुछ प्रून आउट करेंगे। तो हमने ये डिफरेंट स्ट्रैटेजी देखी। आगे आने वाले मॉड्यूल्स में हम इनके जो दो एग्जाम्पल हैं, जो फेमस एग्जाम्पल है, जो मशीन लर्निंग में अक्रॉस द बोर्ड यूज़ होते हैं, जिनको हम कहते हैं बैगिंग और बूस्टिंग, हम बैगिंग और बूस्टिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।